नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, आज रक्षाबंधन को लेकर के बहुत ज़्यादा बड़ा एक युद्ध छिड़ा हुआ है कि रक्षाबंधन इस सन 2022 में 11 अगस्त को मनाई जाए या 12 अगस्त को मनाई जाए। तो मैं ये संशय बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 12 तारीख को रक्षाबंधन मनाना है। वो क्यों मनाना है, मैं उसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न आपको बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि ज्योतिष जो लोग जानते हैं वो विज्ञान को नहीं जानते, क्योंकि हमारे कुछ पुराने लोगों ने इसमें जो ज्योतिष है इसको केवल और केवल ये माना कि ये विज्ञान से बिल्कुल अलग है। यानी जिसको बहुत ज़्यादा, जिसका आईक्यू लेवल अच्छा नहीं होगा, वो ज्योतिष सीखता रहा और उसको थोड़ा बहुत जो नॉलेज हुई उसके हिसाब से उसने अपना जो है कैलकुलेशन करके बता दिया, जबकि ये प्योरली साइंटिफिक है। मैं आपको आज बड़े अच्छे तरीके से समझाता हूँ। हालांकि रोजाना खबर के माध्यम से मैंने एक वीडियो, एक इंटरव्यू, मेरा साक्षात्कार अभी हुआ था 2-3 दिन पहले, तो उसमें मैंने बताया था कि रक्षाबंधन क्यों हमें 12 अगस्त को मनाना चाहिए। लेकिन आज मैं इस चीज़ को बड़ा क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि भद्रा को लेकर के बहुत ज़्यादा मिथ्याएं फैलाई जा रही हैं। और उसमें कुछ लोग बता रहे हैं कि भद्रा जो है पाताल काल की है, तो पाताल की जो भद्रा है वो शुभ होती है, जबकि भद्रा के 3 रूप हैं, स्वर्ग, धरती और पाताल। अब ये कैसे कैसे होते हैं, आज मैं पूरा तो पहले ये लॉजिक ही क्लियर कर देता हूँ सभी को। इस चैनल के माध्यम से मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल किसी भी कन्फ्यूजन से दूर रहें। कुछ हमारे कथित तथाकथित जो हमारे धर्मगुरु हैं, मतलब मैं धर्मगुरु तो नहीं कहूँगा, कुछ नौसिखी जो ज्योतिष हैं, वो इस बात को लेकर के बड़ी अलग अलग मिथ्याएं फैला रहे हैं कि 11 तारीख को हमें क्यों मनाना चाहिए। 11 तारीख को एक छोटा सा पीरियड आएगा, लेकिन उस समय मनाना क्यों चाहिए और क्यों नहीं चाहिए, मैं इस विषय पर आज बात करता हूँ। देखिए, ध्यान दीजिए दोस्तों, पूर्णमासी का जो मीनिंग है वो ये है जब सूर्य और चंद्रमा बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएं, यानी सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा पूरा चमकने लगे, तो वो पूर्णमासी का आगमन है। और ये चीज़ चतुर्दशी के दिन से ही क्लियर हो जाती है। और आप अगर देखें, अगले दिन पूर्णमासी होती है, फिर उसके अगले दिन जो है चंद्रमा घटना शुरू कर देता है, क्योंकि कृष्ण पक्ष शुरू हो जाता है। लेकिन आप सभी लोग जानते होंगे कि चंद्रमा 2.25 दिन एक कक्षा में रहता है। जैसे मैं अभी मूवमेंट आपको बता दूं, 10 तारीख को दोपहर में 2:55 पर चंद्रमा धनु राशि से मकर राशि में आ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये बात अभी आगे जाकर के क्लियर होगी आपको। धनु राशि से मकर राशि में आ जाएंगे और 12 तारीख को 2:50 दोपहर तक ये वहीं रहेंगे मकर राशि में। तो मकर राशि में ये आएंगे और इधर सूर्य ऑलरेडी, क्योंकि वो तो 30 दिन के लिए एक कक्षा में बैठते हैं, तो वो कर्क राशि में बैठे हुए हैं। तो मकर और कर्क जो है 180 डिग्री पर बैठते हैं। तो एक तो बात ये है, मैं समझता हूँ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो उन 3 दिनों जो है चंद्रमा 10 से 12 के बीच में पूरा जो है चमकेगा। अब मैं ज्योतिष एंगल पर आता हूँ। देखिए, अगर देखा जाए तो चतुर्दशी यानी 14 जिसको आप लोग बोलते हैं, वो 11 तारीख को 10:35 पर खत्म हो रही है और उसी समय पूर्णमासी का आगमन हो जाता है। लेकिन पूर्णमासी के आगमन के साथ साथ ही भद्रा लग रही है। अब ये चीज समझिएगा कि भद्रा सूर्यदेव की पुत्री थी, शनि की बहन थी, और भद्रा बिल्कुल कुरूप थी। ये एक मतलब पूरी थ्योरी है ज्योतिष की। इस पर मैं ज़्यादा अगर चर्चा करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो पहले भद्रा की बात करते हैं। तो भद्रा सूर्यदेव और छाया जो उनकी पत्नी है, उनकी पुत्री थी। ये बहुत ही कुरूप थी और इनके पैदा होने के बाद ही ये जहाँ भी जो भी कार्य में मतलब इनका प्रेजेंस रही, वो कार्य में विघ्न आते चले गए। सूर्यदेव इसलिए इस चीज़ को लेकर के परेशान भी बहुत थे। हालांकि ब्रह्मा जी ने फिर बाद में बताया कि भद्रा आप कहाँ का रहे। तो ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा मन की गति का कारक है और चंद्रमा जब जब जिन राशियों में रहता है, वो स्पेशली अगर मैं अभी बात करूं, शुक्ल पक्ष चल रहा है, शुक्ल पक्ष की अष्टमी और पूर्णमासी को भद्रा लगती है। हालांकि कृष्ण पक्ष की भी तिथियां हैं, वो अलग है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, शुक्ल पक्ष की अष्टमी और पूर्णमासी के पूर्वार्ध यानी बिल्कुल स्टार्टिंग में ही, जैसे पूर्णमासी या अष्टमी शुरू होती है तो भद्रा का आगमन हो जाता है। अगर हम थोड़ा सा बात करें दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, अभी शुक्ल पक्ष की जैसे मैं बात कर रहा हूँ, चंद्रमा अगर मेष राशि में हो या वृष राशि में हो, मिथुन में हो, वृश्चिक राशि में हो, तो भद्रा उस समय स्वर्ग में रहती है। ठीक है। अगर चंद्रमा का
आगमन कन्या, तुला, धनु या मकर राशि में है तो भद्रा पाताल में रहेगी। और अगर चंद्रमा कर्क राशि, सिंह, कुंभ या मीन राशि में है तो ये भूलोक में रहेगी। हालांकि ये बोला जाता है कि भूलोक की भद्रा सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, सबसे ज़्यादा अनिष्ट अशुभ मानी गई है, क्योंकि हम सभी लोग भूमंडल पर रहते हैं। उसका एक कारण तो ये हुआ। अब मैं दूसरी बात करता हूँ, क्योंकि इस समय चंद्रमा मकर राशि में आ जाएगा। ये मैंने अभी स्टार्टिंग में अपने वीडियो में बताया भी था। कब ये आएगा? 11 तारीख की सुबह। अगर हम भद्रा की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, भद्रा जब लगेगी 11 तारीख की सुबह से, चूंकि वो शुरू होगी, तो चूंकि उसी समय पूर्णमासी आ रही है 11 तारीख को। आप मेरी बात समझ ना, 10:35 में। तो ये पूर्वार्ध हुआ, किसका? पूर्णमासी का पूर्वार्ध हुआ। और भद्रा की वैसे तो जो टाइमिंग होती है वो 7 घंटा 20 मिनट से लेकर के 20 घंटे तक की रहती है। तो एक चीज तो ये क्लियर हुई। तो यानी भद्रा इस बार जो है वो रात तक रहेगी। ठीक है जी। और अगर हम बात करें, जैसे रक्षाबंधन रहा, आपका दुर्गा नवमी रही, जो है अष्टमी रही, या अगर हम थोड़ा सा भाई दूज की बात करते हैं, तो ये जो त्यौहार है ये दिवस के त्यौहार है, यानी दिन में मनाने वाले त्यौहार है, रात में मनाने वाले नहीं है। हालांकि हिंदुस्तान, हमारा जो भारतवर्ष है, वो आस्थाओं का देश है। और ये भी ध्यान दीजिएगा, अगर कोई बहन किसी भाई को राखी किसी और भी दिन बांधती है तो उसका महत्व रक्षाबंधन से है, भावनाओं से है, वो तब भी माना जाएगा। लेकिन अब जहाँ तक हम ग्रह नक्षत्रों की बात करते हैं तो उनको थोड़ा सा हमें फॉलो करना चाहिए। अब बात समझिए। अब मैं बात करता हूँ कि भद्रा अशुभ क्यों है। क्योंकि कुछ लोग फालतू के कमेंट इस चीज़ पर दे रहे हैं कि भद्रा जो है जी शुभ है क्योंकि पाताल की है। नहीं, आप ध्यान दीजिएगा, भद्रा को हम थोड़ा सा इस तरीके से समझें। भद्रा 5 घटी मुख में रहती है, 2 घटी कंठ पर रहती है, और 11 घटी हृदय पर रहती है, और 4 घटी पुच्छ पर रहती है। यानी अगर मुख की भद्रा है तो वो कार्य का नाश करेगी। आप ध्यान दीजिएगा, जो 5 घटी। फिर कंठ पर रहेगी तो धन का नाश करेगी, और अगर हृदय पर रहेगी तो प्राण का नाश करेगी। और पुच्छ की जो भद्रा है वो विजय प्राप्ति के लिए जरूरी है, यानी वो विजय प्राप्ति देगी। तो यहाँ मैंने एक वर्ड यूज किया है, घटी। घटी का मतलब यह है कि 2.5 घटी का 1 घंटा होता है। ध्यान दीजिएगा, 2.5 घटी का 1 घंटा होता है। तो अभी मैंने कुछ घटियां बताई हैं कि 5 घटी की मुख में, 2 घटी की कंठ में भद्रा रहेगी, और 11 घटी की वो हृदय में रहेगी। तो 5 और 2 7 और 11 18 घटी टोटल होती हैं, जो कि अशुभ है बिल्कुल। तो 18 घटी को अगर 2.5 घंटे से डिवाइड आप करिएगा 18 घटी को, तो वो करीब 7:30 सवा 7 घंटे के आसपास का टाइम बैठता है। यानी 10:35 में आप जो है 7.5 घंटे जोड़ दीजिए जी। तो करीब अगर हम माने तो शाम का समय ये हो जाता है 6 बजे का। और 6 बजे फिर सूर्यास्त का टाइम आ जाएगा, क्योंकि मैंने अभी बोला है 6 बजे के कुछ देर बाद। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ी महीन होती है कि वास्तव में भद्रा का जो कैलकुलेशन है वो किस प्रोपोर्शन में जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि सूर्यास्त लगभग करीब आ जाएगा, जिस समय भद्रा पुच्छ पर जाकर के रहेगी 4 घटी की। यानी उस समय का जो थोड़ा सा पीरियड है, तो अगर आप शुभता को मानते हैं तो तब आप राखी बांध सकते हैं 11 को। अन्यथा अगले दिन सुबह 7:16 तक पूर्णमासी का शुभ मुहूर्त ये रहेगा, और उस समय तक बहनें राखी बांध सकती हैं। और यही कारण है कि इस बार 12 अगस्त का जो रक्षाबंधन सुबह का जो पीरियड है, जैसे सूर्योदय होगा, मैंने पहले बोला है कि रक्षाबंधन, रामनवमी, या अगर हम बात करें जो है इसकी भाई दूज की, तो ये दिन के त्यौहार है, यानी रात को ना मनाएं। यानी सूर्यास्त से लेकर के सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक ही इसको मनाया जा सकता है, इन त्योहारों को। यानी सूर्योदय अगर हमारा सुबह होता है और 7:17 तक, ये एक बहुत ही बढ़िया शुभ मुहूर्त रहेगा राखी बांधने के लिए। अब मैं दूसरी बात करता हूं, जिन लोगों के यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम है। देखिए, मेरी भी 2 बहनें या 3, मेरी खुद की 3 बहनें बाहर हैं, तो उनकी राखी मेरे पास आएगी यहाँ पर, तो मैं राखी उनका नाम लेकर के ही बांधूंगा। ऐसी और भी बहुत सारे भाई हैं या बहुत सारी बहनें हैं जो अपने भाइयों को राखी भेजती हैं, तो वो लोग राखी उस समय बांध लें। या आप जहाँ भी लोकल में हैं, किसी भी शहर में हैं और आपकी सिस्टर रहती है, तो आप सुबह सिस्टर के यहाँ चले जाएं या सिस्टर को बुला लीजिए। मतलब मैं तो यही कहूँगा कि 11 तारीख को ही बुला लीजिए और 12 तारीख की सुबह जो है आप राखी बांधें। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ में मैं समझता हूँ कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। भद्रा वास्तव में शुभ है, मैंने पहले ही बोला है। शुक्ल पक्ष में अष्टमी और पूर्णमासी को
भद्रा लगती है और ये पूर्वार्ध में ही लगती है, यानी बिल्कुल स्टार्टिंग जैसी आप होगी, अष्टमी की स्टार्टिंग होती है तब भद्रा लगेगी, और ऐसी पूर्णमासी जैसी स्टार्ट होती है भद्रा लगती है। लेकिन भद्रा को हम अशुभ मानते हैं, भले चाहे वो स्वर्ग की हो या पाताल की हो या आपकी भूलोक की हो। तो मैं समझता हूँ इस चीज़ पर कोई हंगामा नहीं है, थोड़ा सा इस साइंस को समझने की ज़रूरत है, साइंटिफिकली हम इस चीज़ को समझ लें, इस चीज़ पर बिना मतलब के वक्तव्य हम देने से बचें। और बिना मतलब की चीज़ें कुछ लोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इन चीज़ों को लेकर के, और मैं समझता हूँ इसको ये यूजलेस है। आप अगर कोई बात करना चाहते हो तो मैं बिल्कुल एक ओपन फोरम में बैठने को तैयार हूँ, हम बिल्कुल साइंटिफिक प्रूफ के साथ इस चीज़ को थोड़ा सा साझा करेंगे और इस चीज़ को समझेंगे कि वास्तव में इसका मीनिंग क्या है, क्यों बिना मतलब के आलतू फालतू के स्टेटमेंट तो हमें देने चाहिए, इन चीज़ों से हम बचें। और मैं समझता हूँ भद्रा के बारे में काफ़ी कुछ मैंने क्लियर कर दिया है, तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा भाइयों बहनों। रक्षाबंधन का वास्तव में जो शुभता है वो 12 तारीख की सुबह 7:16 तक है, जैसे ही सूर्योदय होगा, सूर्योदय से लेकर के 7:16 तक। आप बिल्कुल इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। बाकी तो आप राखी किसी भी दिन मान लीजिए, मैंने पहले ही कहा है कोई भी भाई बहन का जो रिश्ता है वो इन रक्षा सूत्रों का मोहताज नहीं है। मन में धारणाएं बहुत जरूरी हैं, इन धारणाओं को व्यक्त करने के लिए हम रक्षा सूत्र जो दिन रखा गया है उसके लिए रक्षाबंधन रखा गया है। वैसे तो हर दिन रक्षाबंधन है, आप बहनों के लिए प्रण करें, रक्षा करें, उनकी रक्षा का वचन दें, उनके साथ अपना कोई मनमुटाव ना रखें, उनके साथ अपने जो रिलेशंस हैं वो हार्मोनिक बनाएं, हार्मोनिकल रिलेशंस होंगे तो ये रिश्ते अच्छे से चलते हैं। और इन रिश्तों की शुभता के लिए मैं सभी आपको प्रणाम करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। और इस पावन पर्व पर रक्षाबंधन पर मेरी तरफ से सभी भाइयों बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी का अभिनंदन करता हूँ मैं इस विशेष त्यौहार के लिए। प्रणाम। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। नमस्कार।